हेलो। कल कुछ इश्यूज थे वॉइस के, आज वो सारे इश्यूज हो गए हैं। एंड थैंक यू फॉर यस्टरडे। तो लोग शाम लास्ट तक रुके, एंड आई होप कल आपको क्लास में मजा भी आया होगा। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया, दो नए टॉपिक। ठीक है, हम स्टार्टिंग करेंगे आज सबसे पहले मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड सेकंड जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो होंगे प्रियम्बल एंड सिग्निफिकेंस। जो ये वाला पार्ट है प्रियम्बल एंड सिग्निफिकेंस का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बैठ जाता है क्योंकि यहाँ से एक्चुअल पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। प्रियम्बल क्योंकि जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो सबसे पहला पेज है वो प्रियम्बल का ही आता है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज पहले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, स्टार्टिंग विद मेकिंग। कल मैंने, हाँ कराएंगे, अभी रुक जाओ पहले। यस, आई गेस आई एम ऑडिबल फॉर ऑल। जी जी ओके, भैया। स्टार्ट। या ओके, सो स्टार्टिंग विद द मेकिंग। देखो यार, अभी जो पढ़ा रहा हूँ पहले उसको पढ़ लो। जो बाकी चीजें होंगी वो ऑटोमेटिकली तुम्हें कवर करा दी जाएंगी, ऐसा कुछ है नहीं कि जो तुम्हारी कोई चीज मिस होगी। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो स्टार्टिंग विद द मेकिंग। ओके, मेकिंग के अंदर मैंने कल एक चीज बताई थी कि फर्स्ट टाइम जो आया था वो एम एन रॉय ने स्टार्ट किया था कि हमें हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। सो इट वाज एम एन रॉय इन 1934 जिन्होंने एक आइडिया दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया था। जो लोग कल पूछ रहे थे कि कांग्रेस ने कभी डिमांड क्यों नहीं करा, तो 1935 में कांग्रेस ने डिमांड किया था। देन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया को हमेशा वो इंडियंस को ही बनाना होगा। ओके, उसके लिए 1940 के अंदर एक अगस्त ऑफर आया था जिसको सबने रिजेक्ट किया था। कभी मैंने बताई थी। अगेन 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, उसको भी सब लोगों ने रिजेक्ट किया था, स्पेशली मुस्लिम लीग ने, क्योंकि वो पार्टीशन चाहते थे इंडियन पाकिस्तान का। ओके, द थर्ड वन इज कैबिनेट मिशन, जिसकी वजह से हमारे पास खुद का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 1946 के कैबिनेट मिशन की वजह से आया था। ठीक है, नाउ इसके फीचर्स क्या थे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल जो हमें बताया गया था कि हमारे पास 389 की स्ट्रेंथ होगी सीट्स की। मींस 389 मेंबर्स पार्ट लेंगे इसके अंदर। उसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया के होंगे एंड 93 प्रिंसली स्टेट्स के होंगे। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब यहाँ होता था जो इंडिपेंडेंट किंगडम होते थे। फॉर एग्जाम्पल, जिसको हम जैसे अजमेर का किंगडम हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, दे आर कॉल्ड द प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि इनको राजा करते थे। एंड जो इनको ब्रिटिश इंडिया के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती थी। ओके, एंड 292 इसमें से गवर्नर प्रोविंसेस से आते थे। सॉरी, 296 में से 19 जो 93 थे वो प्रिंस स्टेट के थे, एंड जो रिमेनिंग 292 थे वो आपके गवर्नर प्रोविंस से आते थे। एंड तो फोर चीफ कमीशन से आते थे। फोर चीफ कमिश्नर क्या होते थे कि जैसे कि हमारे पास दिल्ली है, दिल्ली नॉट ए फुल स्टेट नहीं है, तो वैसे ही कुछ ऐसी जगह थी जो ना ब्रिटिश के पास थी और ना ही राजाओं के पास थी। तो जो वो थी, वो कमिश्नर प्रोविंसेस कहते थे उनको। ठीक है, नाउ इसके अंदर सीट अलॉटेड होती थी, वो प्रोपोर्शन होता था पॉपुलेशन के हिसाब से। मींस एक सीट 1 मिलियन लोगों को प्रमोट करती थी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पे 389 सीट्स थी, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें 389 मिलियन पॉपुलेशन को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि वन सीट इज इक्वल टू 1 मिलियन। सारे सीट्स को डिवाइड किया था सिख, मुस्लिम एंड जनरल कैटेगरी के अंदर। देन इसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो हर कम्युनिटी से आते थे। ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली मैंने कल बताया था, जो स्टेट्स होती है उनको प्रोविंशियल असेंबलीज कहते हैं, वहां से वो आते थे। ठीक है, और वो आते थे वह सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, ये तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट के अंदर। इसमें क्या होता है कि एक ऐसे बताता हूँ इसमें ना, सिस्टम ये होता है कि फॉर एग्जांपल दो कैंडिडेट खड़े हैं, तो ये तीन कैंडिडेट, तो वन बाय वन एक एक कैंडिडेट एलिमिनेट होता जाएगा जब तक एक कैंडिडेट को मोर देन 50% वोट नहीं मिल जाते। जैसे ही किसी को 50% वोट मिला, वो डिक्लेयर किया जाता है। ये सेम चीज होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, उसको हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कहते हैं। वहां पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम आता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है अच्छे से। प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होते थे राजाओं के बच्चे। ठीक है,
रेटिफाइड टू कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ तुमने सुना होगा, हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ये वही कॉमनवेल्थ है। कॉमनवेल्थ कुछ नहीं है, जब इंग्लैंड जो था, जब उसने स्टार्टिंग की थी अपने उसके लोगों को कॉलोनियल बनाने के लिए, तो उस टाइम पे मोर देन 50 और इनफैक्ट 100 नेशंस उनके अंडर थे, ब्रिटिशर्स के अंदर। तो जितने भी नेशंस उनके अंडर होते थे, सिंगल ट्रांसफर वोट प्रेसिडेंट के अंदर बताऊंगा मैं, वो अलग चीज होती है, वो यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब बस यही होता है कि अगर पांच छह कैंडिडेट्स हैं तो एक एक कैंडिडेट को माइनस करते जाएंगे अनटिल अनलेस जब तक एक कैंडिडेट के पास मोर देन 50% वोट नहीं आ जाता। दो टाइप सिस्टम होता है हमारे पास, फर्स्ट पास द पोस्ट और दूसरा होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये दो चीजें हैं, ये अभी नहीं, ये तुम्हें बताऊंगा मैं इलेक्शन के अंदर। ठीक है। तो उस टाइम तो उस टाइम के अंदर क्या होता था कि जितने भी इंग्लैंड के पार्ट थे वो सारे के सारे कॉमनवेल्थ के अंदर काउंट होते थे। तो इंडिया ने कॉमनवेल्थ में रेटिफाई किया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम कॉमनवेल्थ का पार्ट रहेंगे। दैट्स वाई अभी हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स खेलते हैं। इसके बाद हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था जुलाई 22 1947। डेट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेते हैं। ठीक है। नेशनल एंथम 24 जुलाई 1950, सबको पता होना चाहिए ये बात। नेशनल सॉन्ग अगेन 24 जनवरी 1950। ओके। एंड राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जिन्होंने 24 जून 1950 में फर्स्ट टाइम वो इंडिया के ऑफिशियली प्रेसिडेंट बने थे। दिस इज ए पार्टी इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बॉडी। मींस कुछ लोग को इलेक्शन से आए थे, कुछ लोग इसके अंदर, कुछ लोग नॉमिनेशन से आए थे इसके अंदर। दैट्स व्हाई पार्टी इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। इलेक्शन से जो आए थे बहुत सारे लोग, मतलब फॉर एग्जांपल, सॉरी, पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड जैसा मैंने बताया था। कुछ लोग इलेक्शन से आए थे, कुछ लोग नॉमिनेट होके आए थे। देन इसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो दिसंबर 9 1946 के अंदर हुई थी, जिसमें खाली 211 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। मुस्लिम लीग उसके अंदर नहीं आई थी बिकॉज को पता है उनको पाकिस्तान चाहिए था। हाँ, पीडीएफ मिलेगी। ठीक है। पिछली स्टेट्स ने डिसाइड किया था कि हम साथ नहीं देंगे, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, इन सब ने मना कर दिया। डॉक्टर सचानंद सिन्हा वो फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे। राजेंद्र प्रसाद लेटर प्रेसिडेंट बन गए थे। और एस सी मुखर्जी एंड बीटी कृष्णमाचारी पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे दोनों। 1946 के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था। ये क्वेश्चन 2000 आई गेस 17 में आया था क्वेश्चन, कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने फर्स्ट टाइम किसने करा था, मतलब कौन लेके आया था। तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट टाइम 1946 के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था। इसी की वजह से क्या हुआ था 1946 के अंदर ही, जो ये पाकिस्तान था, पाकिस्तान के जो उस टाइम प्रेमियर जिसको बोलते थे हम लोग, मोहम्मद अली जिन्ना, उनका उनकी लड़ाई हो गई थी जवाहरलाल नेहरू से कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये रेजोल्यूशन सिर्फ एक ऐसा रेजोल्यूशन है जो सिर्फ हमारे मतलब जो प्रॉपर प्रो हिंदू के लिए बना है, मुस्लिम्स के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। तो इसका रीजन यही था, दैट्स वाई मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात बोली थी कि मुझे एक अलग नेशन चाहिए, पाकिस्तान। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक ऐसी चीज थी जहाँ पे लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से। एंड ये जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चाहे तुम एसएससी ले लो या DULLB ले लो या क्लैट ले लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि हु वाज द फर्स्ट वन टू पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा प्रियम्बल इनफैक्ट आया है। ओके। इसमें क्या था मोटा मोटा, सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, ये प्रियम्बल के अंदर पार्ट आएगा, बताऊंगा तब। ब्रिटिश इंडिया जो होंगी वो सारा इंडियन स्टेट बन जाएंगी, और जो आउटसाइड हैं वो भी अंदर रह जाएंगे। जो आउटसाइड मीन फॉर एग्जांपल उस टाइम पे असम जो था वो इंडिया के बाहर माना जाता था, पर आज असम इंडिया के अंदर है। म्यांमार भी 1947 से पहले इंडिया के सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था, बट बाद में उसको अलग कर दिया था बिकॉज वो नेचुरली इंडिया के अंदर नहीं आता था। तो इसमें ये कहा गया था जो भी चीजें आउटसाइड इंडिया है वो भी इंडिया के अंदर आ जाएंगी। ओके। रेसिडरी पावर जो थी वो स्टेट को दे दी थी। रेसिडरी पावर्स बताया था मैंने कल भी कि क्या होती हैं, फिर दोबारा पढ़ेंगे शेड्यूल 7 के अंदर। ये वही पावर्स होती हैं जो जिसके पास ना स्टेट और गवर्नर दोनों के पास पावर नहीं होती, उस सब्जेक्ट के ऊपर कौन लॉ बनाएगा, तो वो स्टेट को दी जाने की बात कही गई थी। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में रेसिडरी पावर है, जैसे कि कोई भी एक चीज, फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन के ऊपर, वैक्सीनेशन का कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना वो स्टेट के पास है ना ही वो यूनियन के पास है, तो वो एक रेसिडरी पावर बन जाती है। तो जो वैक्सीनेशन है वो किसके पास जाएगी, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये पास स्टेट्स के पास जानी चाहिए, इंडियन स्टेट्स के पास, फॉर एग्जांपल हरियाणा या दिल्ली, इनके पास। बट आज के टाइम में ये पावर यूनियन के पास है।
क्योंकि सारी रेसिडरी पावर्स हमेशा यूनियन के पास होती है, पार्लियामेंट के पास। ये डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। देन सोशलिस्ट, जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, ये प्रियम्बल के पास है। ओके, ये प्रियम्बल के अंदर दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे। सेफ गार्ड टू माइनॉरिटीज, बैकवर्ड, ट्राइबल एंड डिप्रेस्ड। माइनॉरिटीज तुम्हें पता ही है कौन कौन है, जैसे हमारे पास सिख है, मुस्लिम्स है, उनको माइनॉरिटीज कहते हैं। बैकवर्ड क्लासेस वो जिनके पास हाँ नहीं, रेसिडरी पावर कंकरेंट लिस्ट में नहीं होती। जो पावर कंकरेंट स्टेट और यूनियन में नहीं होती उसको रेसिडरी पावर कहते हैं, ठीक है, जो किसी के पास नहीं होती, जो कहीं भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। बैकवर्ड क्लासेस एस टी, एस सी और ओबीसी। ट्राइबल्स, एस टीज एंड डिप्रेस क्लास, जिनको आज के टाइम में जिनको दलित कहा जाता है। मेंटेन इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी एंड लैंड ऑफ सीज। इंटेग्रिटी सोवरेनिटी दोबारा प्रियम्बल में पढ़ेंगे अच्छे से क्या होता है। कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस, कि इंडिया कोई भी पहले अटैक नहीं करेगी, हमेशा हम वर्ल्ड पीस को प्रमोट करेंगे, दैट्स व्हाई हम कहते हैं नैम। नॉन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैम। 1947 के बाद कुछ चेंजेस आए थे जब इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉवरेन बॉडी बनेगी हमारी, ठीक है, जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है और कोई भी लोग ब्रिटिश का कोई भी लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव बॉडी होगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनेगी, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव बॉडी जिसको हम बोलते हैं आज के टाइम में पार्लियामेंट। तो जो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी उसकी सेम पावर थी पार्लियामेंट जैसी। तो दैट्स वाई अगर पार्लियामेंट के पास जो पावर होगी वही पावर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास होगी, दैट्स वाई हमारे पास पार्लियामेंट है आज के टाइम में। उसके जो हेड होंगे वो राजेंद्र प्रसाद होंगे, और जो उसके लेजिस्लेटिव हेड होंगे वो जीवी मावलंकर होंगे, सेम एज स्पीकर उसको हम बोलते हैं आज के टाइम में। मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया था, जिसकी वजह से 209 सीट्स रह गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो अब पाकिस्तान का पार्ट थी। जो टोटल बचे थे 229 टोटल बचे थे हमारे पास, और 70 प्रोविंसेस से बचे थे, ये हमारी लास्ट स्ट्रेंथ थी, 229 प्लस 70। इन बंदों ने सारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है। और ट्रिविया, छोटी मोटी चीजें लगा था। टोटल एक्सपेंडिचर 64 lakhs। आज के टाइम में तुम इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कम से कम, नहीं तो मानो ना मानो, 100 करोड़ इजीली टच कर जाएगा। ये टोटल उस टाइम का जो एक्सपेंडिचर हुआ था, ये सारा इतना था आज के टाइम में, 2021 के अंदर हम इसका बता रहे हैं। से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी वही सेम कमेटी थी जिन्होंने जिन्होंने सारा ड्राफ्ट किया था। आई थिंक इस डिफरेंस बिटवीन ड्राफ्टिंग कमेटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी इज दैट कि ड्राफ्टिंग कमेटी वो थी जिन्होंने लॉस को उनकी कोडिफाइड लैंग्वेज में लिखा था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो थी जो बताते थे कि हम ये लॉ होना चाहिए, यूसीसी ऐसा होना चाहिए, इसमें हम फंडामेंटल राइट्स यहाँ डालेंगे, बट जो मेन काम था कि हमें कौन सी चीज को कहाँ डालना है और कैसे उसको बनाना है, कैसे ओरिएंट करना है, कैसे उसकी लैंग्वेज होगी, तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के पास था। ड्राफ्टिंग कमेटी का सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है बी आर अम्बेडकर, क्योंकि वो उस टाइम पे प्रेसिडेंट होते थे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर, एन जी अयंगर। ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, ड्यू के अंदर ही पूछा था बहुत पहले एक बार, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो तुम्हारे पास आइडिया रहना चाहिए कि इनमें से कौन कौन थे, तो ये सारे नाम याद कर लेना एक बार, क्योंकि ये सारे मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। बी आर अम्बेडकर, यस, आई गेस, माधवराव शायद के मुंशी, बी आर अम्बेडकर, एम जी गोपाल अयंगर, ठीक है, अलादी कृष्ण अय्यर। ओके हाँ, सॉरी यार, राइट, सॉरी सॉरी, इसमें एक नंबर और कर लेना, अलादी कृष्ण अय्यर। सॉरी, इसमें सेवन थे, हाँ, ये तुम्हारे सेवन। बी आर अम्बेडकर, एन जी अयंगर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, एन माधवराव और टी एम कृष्णमाचारी। सॉरी, टाइपो मिस्टेक हो गई होगी, डिलीट हो गया होगा जिसे। एंड अलादी कृष्ण अय्यर। ये याद रखना, ये सारे के सारे मेंबर होते थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से मेंबर इसमें नहीं थे, तो जोन सा भी इसमें तुम याद कर लेना, इसको जो नहीं था वो उसका आंसर होगा। और बी आर अम्बेडकर इसमें ड्राफ्टिंग के हेड थे। नाउ 26 नवंबर 1949 को, ज्यादा नहीं पढ़ा, इतना ही है। 26 नवंबर 1949 को हम लोग के पास कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। इसमें हमारे पास एज ऑफ 1949 3 थे एंड 8 शेड्यूल्स थे, जो कि अब कन्वर्ट होके हमारे पास ऑलमोस्ट ज्यादा शेड्यूल हो गए हैं, एंड 349 वो याद एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि हमारे पास अडॉप्शन की डेट ये है।
क्रिटिसिज्म थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे। डायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब पहले क्या होता था कि जैसे कि तुम्हें पता होगा राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं। तुम लोग क्या करोगे पहले स्टार्टिंग में, राज्यसभा के अंदर फॉर एग्जाम्पल इंसान बिहार है, फॉर एग्जाम्पल बिहार या पंजाब, वो क्या करते हैं कि वो दोनों इलेक्शंस करते हैं और अपने एमएलए चूज करते हैं। देन ये एमएलए क्या करते हैं कि राज्यसभा के मेंबर्स की वोटिंग करते हैं, कि जैसे हर एक के पास सीट्स है। फॉर एग्जांपल जो यूपी है, यूपी के पास राज्यसभा की कुछ सीट्स है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 80 सीट्स है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो जो 80 सीट्स हैं राज्यसभा में यूपी की, तो जो यूपी के एमएलए हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जितने भी योगी जी के पास एमएलए हैं, तो वो क्या करेंगे कि इन एमएलए क्या करेंगे, उन 80 बंदों, इन 80 लोगों के लिए वो लोग वोटिंग करेंगे। तो दैट्स वाई, तो यहाँ से 80 लोग इन एमएलए इन 80 बंदों को चूज करेंगे। तो सेम चीज यहाँ होती थी। यहाँ पे जो प्रोविंस होती थी, फॉर एग्जांपल यूपी की प्रोविंस, एज सुन एज जैसे ही वो बने तो सॉवरेन बॉडी बन गई थी। जैसे उन्होंने स्टार्टिंग किया था 1946 के अंदर, वो सॉवरेन बॉडी के स्टार्ट ही करा था, वो सॉवरेन बॉडी ही थी। दैट्स व्हाई हमारे पास जो पार्लियामेंट है, सॉवरेन पार्लियामेंट ही है वो। ये सॉवरेन बॉडी, ये कहते थे सॉवरेन बॉडी नहीं है, उसका रीजन ये था क्योंकि कई बार क्या करते थे, क्योंकि हमारे पास ये जो बॉडी आई थी, ये आई थी ब्रिटिशर्स की तरफ से। मीन्स जो ब्रिटिशर्स ने 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट कैबिनेट बिल पास किया था, उसके पास से ही आई थी। तो ये लोग कहते थे कि जो ये बॉडी है, ये इंडियंस की नहीं है, ये बॉडी अंग्रेजों ने बना के तुम्हें दी है। मतलब अंग्रेजों ने कहा था कि इतने मेंबर्स होंगे, दैट्स व्हाई कहते थे सॉवरेन बॉडी नहीं है, बट ये सॉवरेन बॉडी थी बिकॉज में सारे मेंबर्स इंडियंस थे। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम ले लिया था। ठीक है, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, मैक्सिमम इसमें बंदे कांग्रेस ही थे। लोअर डोमिनेटेड थे, जवाहरलाल नेहरू लोअर थे। ठीक है, मैक्सिमम सारे डोमिनेटेड हिंदू, मैक्सिमम में हिंदू था। ठीक है, नाउ एलिफेंट हमारा है हमारा, तो एलिफेंट हमारा सिंबल है, जो डीयू का सिंबल है उसमें भी एलिफेंट है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, डी एल एल भी दे रहे हो तो एलिफेंट, और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सिंबल था वो भी एलिफेंट। ठीक है, बी एन राव, बंगाल, बंगाली राव, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो बी एन राव, याद रखना। एच वी अयंगर सेक्रेटरी होते थे। एस एन मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, जिन्होंने बताया था कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसे हमें ड्राफ्ट करनी है। दैट्स वाई हमारे पास पहले प्रियम्बल आएगा, देन उसके बाद हमारे पास स्टेट आएगी, देन उसके बाद सिटीजनशिप होगी, देन उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होंगे, देन उसके बाद हमारा फंडामेंटल डीपीएसपी होगा, देन फिर हमारे पास एफडी होगा। तो ये चीज कौन सी कैसे होगी, ये चीजें चीफ ड्राफ्ट्समैन एस एन मुखर्जी ने बताया। प्रेम बिहारी नारायण कैलीग्राफिस्ट, ये केबीसी में क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, कि कौन था जिसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है अपने हाथों से, तो प्रेम बिहारी नारायण। नंदलाल बोस एंड राम मनोहर सिंह, इन दोनों ने क्या करा था, इन दोनों ने डेकोरेशंस करी थी। अगर तुम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, यूट्यूब गूगल कर लेना, तो उसके साइड में ना कुछ बना रखे हैं। तो ये लोग नंदलाल बोस और बीआर मनोहर सिन्हा ने किया था, ये दोनों शांति निकेतन से थे, शांति निकेतन से। देन उसके बाद राम मनोहर सिन्हा ने डेकोरेट किया था प्रियम्बल को, एंड सॉरी, डेकोरेटेड प्रियम्बल, और राम मनोहर दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है, जो हिंदी में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। और इंडिया ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप रेटिफाई की थी 1949 में। कॉमनवेल्थ मैंने बता दिया, जितने भी पार्ट, जो भी इंग्लैंड के पास जो पार्ट थे, वो सारे के सारे आज के टाइम में कॉमनवेल्थ में आते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सारे कॉमनवेल्थ के पार्ट है। दैट्स व्हाई हमारा जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, उसके अंदर इंडिया पार्ट लेती है, ऑस्ट्रेलिया पार्ट लेती है, ब्रिटेन पार्ट लेती है, इनफैक्ट चाइना भी पार्ट लेती है। और बहुत सारे अलग अलग नेशंस भी है, तुमने सुना होगा वर्जिन आइलैंड्स करके हैं, वो सारे पार्ट लेते हैं, बिकॉज सारे कॉमनवेल्थ के पार्ट थे। एंड इंडिया ने इसकी मेंबरशिप 1949 में रेटिफाई करी थी। रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है, आज के टाइम में रेटिफाई का मतलब ये होता है कि जो पार्लियामेंट बोल देती है कि हाँ हम इसके पार्ट बनना चाहते हैं, दैट इज रेटिफिकेशन। तो उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, और जो जिसको हम पार्लियामेंट भी बोलते थे उस टाइम, तो उन्होंने रेटिफाई करा था कि आज से हम कॉमनवेल्थ का पार्ट बनेंगे। देन नेशनल फ्लैग हम लोगों ने जुलाई 22 1947 में अडॉप्ट कर लिया था, और उसको साइन किया था, डिजाइन किया था सॉरी, पिंघाली वेंकैया ने। ये एक ट्रिविया क्वेश्चन है, पता होना चाहिए वैसे।
नेशनल सॉन्ग January 24 एंड नेशनल एंथम 1950। सेम चीज। तो ये था प्रियम्बल का part, ये था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी को डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो एक बार, इसके बाद हम प्रियम्बल स्टार्ट करेंगे। नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हमारे वैसे इसका काम का नहीं पॉलिटी के अंदर। और कोई सवाल कोई इसी पार्ट। फर्स्ट स्लाइड में क्या, प्रिंसली स्टेट्स, यार प्रिंसली स्टेट्स क्या होता था? सिर्फ दो क्वेश्चन वो बताना, क्योंकि उसके बाद प्रियम्बल भी पढ़ना है हमने। जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे, क्या होते थे कि जिनको राजा और जिन जो राजाओं के पास जगह होती थी उनको प्रिंसली बोलते थे। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर सबसे एग्जाम्पल है, जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट होता था, उसको कभी भी ब्रिटिश ने राज नहीं कर राज किया। दैट्स व्हाई कॉल्ड द प्रिंसली स्टेट। व्हाट द डिफरेंस? हाँ, इतना सफिशिएंट है मेकिंग के लिए, इससे ज्यादा मेकिंग में नहीं पूछते कभी। सॉवरेन हमारे पास जैसे ही हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन आया था 26 नवंबर 1949 को, वैसे ही हम लोग सॉवरेन हो गए थे। ठीक है? हम इसके लिया था। ओके। कमिश्नरी स्टेट्स, यार जैसे कि जो कि ना ही प्रिंसली हैं, ना ही तुम उनको स्टेट कह सकते हो क्योंकि बहुत छोटी है, ना ही तुमको राजा उस पर कंट्रोल कर सकता है, तो उसको कमिश्नर स्टेट बोलते थे। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में एग्जाम्पल लेना, जो यूनियन टेरिटरीज है जिसको हम बोलते हैं, तो उस टाइम पे कमिश्नर स्टेट होती थी। अगर तुम्हें एग्जाम्पल लेना, दमन एंड दीव ले लो एक। तो ये ऐसी जगह थी जहां ना कोई राजा रूल कर सकता था, ना ही कोई स्टेट रूल कर सकती थी। तो इसको कमिश्नर स्टेट बना दिया ताकि कोई एक इंसान वहां जाके सिर्फ इस छोटे से एरिया को कंट्रोल कर सके। सॉवरेन का मतलब होता है यार कि कोई भी ऐसी चीज जिसपे कोई और कंट्रोल नहीं कर सके, वो बताऊंगा, वो प्रियम्बल के अंदर है। सॉवरेन का मतलब प्रियम्बल में है, बताऊंगा अभी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम प्रियम्बल से। इसमें तुम्हारे साइड आउट हो जाएंगे। यार सोचने जाते नहीं कितने ड्राफ्ट पब्लिश हुए थे, तुम्हें से बेसिक्स पता होना चाहिए कि कौन मेंबर था, कौन क्या था, बस और कुछ नहीं। ठीक है, प्रियम्बल ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर हमें प्रियम्बल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में जब भी तुम पहले कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे, सबसे पहले अगर कोई चीज तुम्हें मिलेगी तो प्रियम्बल ही मिलेगा। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल का मतलब क्या होता है कि प्रियम्बल एक ऐसी चीज थी जो हमें बताती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा और कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आईडी जो हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस थे, जो तुम्हें मैंने बताया था कि जेएलएन ने दिए थे, जो उन्होंने जो थे वो सेम चीज को प्रियम्बल में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। वो चीज थोड़ी ड्राफ्ट थी, थोड़ी सी वेग थी, डिफाइंड नहीं थी कि कैसे क्या होता है, कैसे काम होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होगा, क्या होना चाहिए, उसमें बता नहीं रखा था अच्छे से। बट जो प्रियम्बल है ये उसी का बड़ा भाई है। इनफैक्ट इसके पूरी एक लैंग्वेज ऐसी बनाई गई है ताकि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जेएलएन ने दिए थे 1946 के अंदर, वो सारी चीज इसके अंदर आ जाए। और प्लस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा वो भी डिफाइन है। तो एक बार प्रियम्बल को पढ़ते हैं। ये एग्जैक्ट प्रियम्बल ऐसा ही दिखता है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to the constituent India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। ये चीज याद कर लो किस ओरिएंटेशन में है। ठीक है, इसका मतलब बाद में बताऊंगा। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसमें खुद की पावर हो हर काम करने की। सोशलिस्ट, जो कि जिसमें जो चीजें हो वो पीपल के पास ज्यादा, स्टेट के पास कम हो, या स्टेट के पास हो प्राइवेटली ना हो। सेक्युलर, हर धर्म को मानने वाली। डेमोक्रेटिक, इसमें इलेक्शंस होते हैं। रिपब्लिक, जिसका जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है, टू सिक्योर डिसीजन। जस्टिस, जस्टिस किस चीज का होना चाहिए? सोशल का जस्टिस, इकोनॉमिक का जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी किसकी होनी चाहिए? थॉट्स की, एक्सप्रेशंस की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। वर्ड्स की मीनिंग दोबारा आगे आएंगे, एक एक वर्ड को मैंने दोबारा डिफाइन कर रखा है, बाद में बताऊंगा मैं वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और उसमें क्या मतलब आगे आएगा। अभी सिर्फ खाली इसको एक बार पढ़ो।
इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमोंग देम। ठीक है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि भाईचारा। ठीक है। अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी मतलब एक साथ, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का बहुत बड़ा मीनिंग होता है, कुछ भी तुम उसको ले सकते हो। इंटेग्रिटी का, तो मैं कैसे डिफाइन करूँ इंटेग्रिटी को? इंटेग्रिटी मतलब गुडविल की तरह से हम होना चाहिए यूनिटी हमारे पास। ठीक है। हाँ भाई, 26 नवंबर। नहीं नहीं, सोवरेन का मतलब ये होता है कि कौन, सोवरेन का मतलब बताऊंगा अभी, अपने आप समझ जाओगे कि कब हुआ था, तुम अपना आइडिया लगा लेना। ठीक है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 26 ऑफ 19 नवंबर 1949। तो इस हिसाब से हमने 26 नवंबर को 1949 को हमने अपने आप को सॉवरेन बोल दिया था। ठीक है। देन इसके बाद, हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज योर प्रियम्बल, ये तुम्हारा प्रियम्बल की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब हम इसको एक एक करके तोड़ेंगे कि कहना क्या चाहते हैं। उससे पहले प्रियम्बल क्या होता है? एन ए पालकी वाला ने ये कहा था कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट कि विच इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सेड बाय हुम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है। हाँ यार, वही बताया ना मैंने। एन ए पालकी वाला, तो एन ए पालकी वाला ने पहली बार ये कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आइडेंटिटी कार्ड है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन और आइडेंटिटी, चीज हमें बताएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा और कैसा होगा। दैट्स व्हाई आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एन ए पालकी वाला। ये चीज याद कर लेना। प्रियम्बल इज इंट्रोड्यूस स्टेटमेंट इन ए डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव। बताती, मैं बताऊंगा सॉवरेन के बारे में, रुक जाओ अभी यार। फिलोसफी और ऑब्जेक्टिव हमारा होगा, तो होना कैसा चाहिए, और उस पे उसका रीजन क्या है, दैट इज अ फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमारे इंटेंशन, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो लोग बैठे थे, उनकी इंटेंशन क्या थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की, और क्या रही रही होगी। ठीक है। एंड कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आवर नेशन, कि हमारा नेशन कैसे होगा। कि प्रिंसिपल ऑफ द नेशन, कि हमारा जो नेशन है कैसा होगा। जैसे कि तुमने कभी सुना होगा पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान वाले कभी भी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं लिखते। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तुमने होगा उनके साथ। हम यहाँ लिखते रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिख देते हैं हम। लिखते नहीं है, बट रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमारा है। ठीक है। बट पाकिस्तान क्या लिखता है? इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वो ये लिखता है।